We were discussing about the election number 13, land and the people of Pakistan. अगर हम बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो देखने में ये आता है कि बरसगीर पाको हिंद में जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई 1947 में, तो पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे, एक था वेस्ट पार्ट, एक था ईस्ट पार्ट। और बेसिकली डिस्प्यूट जो था वो इंडिया के साथ हमारा किस बात पे था, कश्मीर की बात पे। फिर हम लोकेशन पे आते हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन क्या है। पाकिस्तान मौजूद है एशिया में, ठीक है। अगर हम इस कॉन्टिनेंट्स देखें, दुनिया के 7 बड़े आजम है और एशिया भी एक उनमें से एक बड़े आजम है, और पाकिस्तान साउदर्न एशिया में आता है, जो किस किस को बॉर्डर कर रहा है, अरेबियन सी को बॉर्डर कर रहा है, बिटवीन इंडिया ऑन द ईस्ट, ईस्ट की साइड, पाकिस्तान की ईस्ट की साइड पे इंडिया है एंड ईरान, अफगानिस्तान ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान है, और चाइना जो है वो नॉर्थ साइड, शुमाल साइड, ठीक है। देन टोटल एरिया की अगर बात हम करें तो टोटल एरिया जो पाकिस्तान का है वो है 803940 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको मैंने बतानी है, वो ये है कि बेसिकली पाकिस्तान का एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा बुक्स में 796096 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें कुछ टेरिटरीज नहीं है, जैसा कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की एक अलग टेरिटरी है पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के ही वो पार्ट है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, 2 इलाके हैं, गिलगित और बल्तिस्तान। उसके अलावा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइबल एरियाज हैं वो, उनका एरिया इंक्लूडेड नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान के 4 सूबों का और इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी का इलाका उसमें शामिल है, इसलिए वो लिखा जाता है कि 796096। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के सारे इलाके की बात करें, सारे एरिया की बात करें, तो इट्स टोटल इज 803940 स्क्वायर किलोमीटर। देन इसमें अब एरिया में, कुछ एरिया में वाटर है, कुछ एरिया में लैंड है। वाटर जो है वो कितना है, 25,220 स्क्वायर किलोमीटर, और जो लैंड है वो कितनी है, दैट इज 778720 स्क्वायर किलोमीटर, मींस दैट 7,78,720 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है। लैंड और वाटर जो है दो बेसिकली इसके हॉलमार्क्स हैं एरिया। उसके बाद जो बाउंड्रीज हैं, लैंड को जो बाउंड्रीज कवर कर रही हैं, उनकी जो लेंथ है वो है 6774 किलोमीटर। मतलब जो बॉर्डर्स हैं वो कितने, उनकी लेंथ क्या है, 6774 किलोमीटर। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपको ये पता होना चाहिए, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, ईरान। उसके अलावा कोस्ट लाइन, कोस्ट हम किसको कहते हैं, जो सी साइड एरिया होता है उसको हम कोस्ट कहते हैं। तो कोस्ट लाइन कितनी है पाकिस्तान की, 1046 किलोमीटर। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके पेपर में बारहा दफा आए हैं आगे पास्ट पेपर्स में, और फिर आ सकते हैं। इसका क्लाइमेट जो है मोस्टली हॉट एंड ड्राई। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें लैंड है, एक्सटेंसिव नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, लिमिटेड पेट्रोलियम है, कोल, आयरन कोर, कॉपर, साल्ट, लाइमस्टोन। तो ये बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं जो कुदरती तौर पे एक मुल्क में या एक जगह पे मौजूद होते हैं। वो क्या है, जमीन है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स ये भी आता है। नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस बेसिकली आजकल हम यूज कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। एलपीजी फॉर्म है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, अपने घरों में यूज कर रहे हैं, जिसको हम एलपीजी कहते हैं। तो बेसिकली ये नेचुरल गैस के रिजर्व से ही आगे उसको चेंज किया गया। पेट्रोलियम के लिमिटेड रिजर्व्स मौजूद हैं, कोयले के मौजूद हैं, आयरन लोहे के मौजूद हैं, कॉपर के मौजूद हैं, एंड सॉल्ट लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3। उसके बाद पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में अगर बात की जाए, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज अ डबल फेस्ड फिनोमेना, is a vital factor in the development process on one hand, while rapid population growth can impede development on the other hand. तो अगर हम देखें पॉपुलेशन के दो हैं बेसिकली, कुछ बेनिफिट्स हैं
और कुछ जो हैं वो बेनिफिट्स के अलावा जो है कुछ नुकसानात भी हैं। अगर हम बेनिफिट्स की तरफ जाएं कि बेसिकली रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उससे क्या है, अगर बेनिफिट की तरफ जाए तो डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान के पास लेबर रिसोर्सेज बन रहे हैं, लेबर करने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग ज्यादा होंगे, उसके अलावा टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, उसके अलावा लोगों की लेबर फोर्स इंक्रीज करती जाए। लेकिन अगर हम रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर हम इसको डिक्रेडिट करेंगे, डिसक्रेडिट करेंगे, इसको हम अगर कहें कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कि ये डेवलपमेंट को रोक भी रहा है, किस तरह रोक रहा है। अब एग्रीकल्चरल, पाकिस्तान कौन सी कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री। तो एग्रीकल्चरल कंट्री है तो जब पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रही है, लोगों के पास रहने की जगह जो है उनको ज्यादा रिक्वायर्ड है, लोग एग्रीकल्चरल लैंड को हाउसेस सोसाइटीज में चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो पीछे जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेवलपमेंट को इम्पीड कर रहा है। अब उसके बाद पॉपुलेशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड स्टैटिस्टिक्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब इसमें क्या आ जाती है, टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की कितनी है, इसका एक स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। उसके अलावा बर्थ एंड द डेथ रेट्स, कितने बच्चों की पैदाइश हो रही है, कितने लोग दुनिया से जा रहे हैं, एंड माइग्रेशन, और कितने इस मुल्क से माइग्रेट कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री। तो ये है क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन। पूरी एक क्वांटिटी जो है उसकी तरीके से जो है उस सारे एस्पेक्ट्स को डिटरमिन कर। उसके बाद क्वालिटेटिव पॉपुलेशन। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रेफर्स टू एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल, कि लोगों की एबिलिटीज क्या है, लोग लिटरेट कितने हैं, लोग इलिटरेट कितने हैं, लोग टेक्नोलॉजी का यूज कितना कर रहे हैं, लोगों के पास एजुकेशन का स्टैंडर्ड्स क्या है। तो ये है बेसिकली क्वालिटेटिव पॉपुलेशन। ठीक है, देन द टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज 230 मिलियन। कि जितने भी मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड किए हुए हैं दैट आर वेरी रिसेंट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। अब टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की कितनी है, 230 मिलियन। पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो रखता है उसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। उसके अलावा एथनिक ग्रुप्स की कौन कौन सी जबानें जो हैं वो यहाँ पे बोली जाती है, कौन कौन से ग्रुप्स मौजूद हैं। जबानों के अलावा कुछ ग्रुप्स होते हैं ना ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेजेस, उनको हम एथनिक ग्रुप्स कहते हैं। पंजाबी है, सिंधी है, पश्तून, बलोच, मुहाजिर। तो ये है बेसिकली इनकी मुहाजरी लैंग्वेज वाले मुहाजिर हो गए, बलोची लैंग्वेज वाले बलोची हो गए। जो पश्तून है उनकी बोली अपनी है, पश्तो है। सिंधी, उनकी लैंग्वेज सिंधी है। पंजाबियों की लैंग्वेज पंजाबी। सो देयर आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। उसके बाद रिलीजियंस की बात आ जाती है कि पाकिस्तान में कितने रिलीजियंस हैं। 97% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम। देन कम्स द क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड अदर। अदर हैं उसमें सिख आ सकते हैं, अहमदीज आ सकते हैं, उनमें कुछ और ऐसी मज़ाहिब आ सकते हैं। ठीक है, उनकी जो है ये टोटल मिला के क्रिश्चियंस, हिंदूज और दूसरे सारे मिला के ये बनते हैं 3%। मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में 97%, 97%। उनमें जो सुन्नी हैं उनकी आबादी 77% है, और शियाज की आबादी, अहले तशीह जो हैं उनकी आबादी 20%। सो दिस इज अ रफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उसके बाद हम लैंग्वेजेस की तरफ अगर आए कि कितने लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो पंजाबी बोलने वाले लोग 48% हैं, सिंधी बोलने वाले लोग 12% हैं, सराइकी बोलने वाले लोग 10%। आप जनूबी पंजाब की तरफ जाएं तो सराइकी लोग बोलते हैं। पश्तो बोलने वाले 8%, एंड उर्दू नेशनल लैंग्वेज जो हमारी है दे आर आल्सो 8%। बलोची 3%, हिंदको 2%, ब्राहवी 1%, इंग्लिश ऑफिशियल। उसके अलावा
दूसरी बरूचाश की जबान है, और दूसरी सारी जबानें जो हैं वो ऑलमोस्ट 8% जो है के लगभग लोग बोलते हैं, सारे उनको मिला के। अच्छा, अब आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए, वो ये है कि पंजाबी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द पाकिस्तान, दैट इज 48%। इसके अलावा द सेकंड मोस्ट लैंग्वेज सिंधी एंड थर्ड मोस्ट लैंग्वेज इज सराइकी। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस विद परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज कितनी बोली जाती है। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट हम किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है कि 15 साल की उम्र में कितने लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारी लिटरेसी रेट, हमारी एक मेजर करने का कि एक बंदा लिटरेट है या इलिटरेट है, पैरामीटर ये है कि कितने लोग एट द एज ऑफ 15 पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं जस्ट। और उसमें अगर हम देखें तो हमारी लिटरेट पॉपुलेशन 58% है, मतलब 58% लोग जो हैं उनकी एज 15 साल है, वो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ। देन द डेंसिटी वाइज हम देखें अगर, तो पंजाब जो है मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस है विद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 540 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 540 लोग। पंजाब जो है ये मोस्ट पॉपुलस है प्रोविंस है, इसमें सबसे ज्यादा आबादी। इसके बाद आता है केपीके, वो है 238 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 238 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। सिंध जो है 339.8 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब अब सिंध की केपीके से ज्यादा हो। देन बलूचिस्तान, इसकी लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे लोगों की आबादी बहुत कम है, एंड दैट इज ओनली 35 पर पर्सन लिव इन अ स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, तो ये सारे प्रोविंसेस का एक डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। देन कम्स द मोस्ट अर्बनाइज्ड एरिया, जो ज्यादा शहरी इलाके, जो ज्यादा पॉपुलस इलाके, इस्लामाबाद है, सिंध है, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी। तो बेसिकली जो अर्बनाइज्ड एरियाज, लाहौर एंड कराची, ये थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। देन इज द क्लाइमेट एंड वेदर। पंजाब और सिंध में वेरी हॉट इन समर एंड विंटर आर प्लेजेंट। कि समर बहुत हॉट होता है, गर्मी शदीद शिद्दत से पड़ती है, एंड विंटर्स आर प्लेजेंट। क्लाइमेट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान अगर हम करें, एक होती है हाईलैंड, एक होती है लो लैंड। हाईलैंड में नॉर्दर्न एरियाज आते हैं, हाईलैंड से मुराद पहाड़ी इलाके, पहाड़ी इलाके जो हैं, शुमाली इलाके जो हमारे हैं, उनको हम कहते हैं हाईलैंड, नॉर्दर्न एरियाज। इनमें विंटर बहुत कोल्ड होता है, बर्फबारी पड़ रही होती है, टेम्परेचर -1 से कम होता है। समर जो है ये माइल्ड सा होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, और तमाम सीजन में रेनफॉल रहता है। अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। उसके बाद है जी लो लैंड, पंजाब है का जो बेसिकली आप कहें कि ग्राउंड वाला इलाका है, ठीक है, वो है, उसमें विंटर्स कूल होते हैं, समर्स हॉट होते हैं, मूनसून में रेनफॉल होती है, मूनसून का सीजन आता है उसमें रेनफॉल होता है। जो अगस्त का मंथ पीछे गुजरा है, अगस्त और सितंबर का मिड मंथ जो है ये मूनसून। उसके बाद कोस्टल, जो साहिल समुंदर जिसको हम कहते हैं, वहां पे क्या होता है, मकान एंड सराउंडिंग एरियाज, विंटर भी माइल्ड होते हैं और समर भी ज्यादा वार्म नहीं होता, माइल्ड सा ही सीजन होता है। एरिड, जो डेजर्ट एरिया है, जो रेगिस्तान का इलाका है, जहाँ पे बेसिकली कोई पानी की सूरत हाल बड़ी खराब होती है, इन्हें विंटर माइल्ड होते हैं, सर्दी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वहां पे रेतला इलाका है, इसलिए समर बहुत हॉट होता है और एक्सट्रीम एरिडिटी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। उसके बाद आ जाती है करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज,
कि हमारे आजकल के इश्यूज क्या हैं जो एनवायरनमेंट से लिंक्ड है। फर्स्ट इज द वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम रॉ सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ। वाटर पॉल्यूशन हो रही है, वजह क्या है कि जो बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल है, जो बेसिकली क्या है हमारा रॉ मटेरियल है, उसकी सीप कर जाना उसका और चले जाना वाटर बॉडीज में। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो सनतों का वेस्ट है, जो उनका बेसिकली बचा खुचा है, उसका सीप करके वाटर बॉडीज में चले जाना। और एग्रीकल्चर रन ऑफ, हम एक एग्रीकल्चर लैंड को फर्टिलाइजर देते हैं, उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, हेर्बिसाइड स्प्रे करते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ काफी स्प्रे करते हैं। तो जब वो पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वो एग्रीकल्चर लैंड से किसी वाटर बॉडी में जाता है तो उसको क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। लिमिटेड नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू पोर्टेबल। हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, कुदरती जो वाटर के रिसोर्सेज। हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है उसको अब पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, वो कहीं से भरते हैं या उसको खरीदते हैं। देन इज द डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन है कि आप जो जंगलात के इलाके हैं उनको जंगल उनसे काटें, दरख्त काटते जाएं, तो इसको हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन। देन इज द साइल एरोजन। साइल एरोजन क्या है? जमीन का कटाव, ठीक है। एंड देन इज द डेजर्टिफिकेशन, कि डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं, जो जमीनें हैं वो डेजर्ट्स होती जा रही हैं क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन भी बहुत कम होती है। उसके बाद नेचुरल हैजर्ड, जो कुदरती आफात आती हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं? अर्थक्वेक्स बड़े फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, ठीक है। ओकेजनली सेवियर स्पेशली इन नॉर्थ एंड द वेस्ट। बेसिकली स्फीयर होता है अर्थक्वेक नॉर्थ और वेस्ट के इलाकों में, ठीक है, शुमाल और मगरब के इलाकों। फ्लडिंग जो है अलोंग द इंडस आफ्टर हैवी रेन्स। अब आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले जनूबी पंजाब और सिंध बलोचिस्तान वाली साइड पे हैवी रेन्स की वजह से फ्लडिंग स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा सैलाब आ गए, जिसकी वजह से लोगों का रहना मुश्किल हो गया एंड दे हैड टू माइग्रेट। और ये सैलाब जो था ये वेरी मैसिव फ्लड था, इसमें जो सर्वाइवेबिलिटी थी लोगों की बड़ी कम थी, लोगों की डेथ हुई। उसके बाद हम थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट का कंट्री नेम जो है हमारा, हम इसको पाकिस्तान तो कहते हैं बट इट इज द ओरिजिनल नेम इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और हमारी गवर्नमेंट की टाइप क्या है, हमारी गवर्नमेंट किस किस्म की है? दैट इज द फेडरल रिपब्लिक। क्या है? फेडरल रिपब्लिक। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इसके कितने हैं? 4 प्रोविंसेस हैं, एक कैपिटल टेरिटरी है, एक फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरियाज हैं, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड पोर्शन ऑफ डिस्प्यूटेड जम्मू एंड कश्मीर रीजन इंक्लूड्स आजाद कश्मीर। तो अगर हम अपने बात करें कि किधर किधर हमारी पहुंच है, तो ये है कि 4 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी। एक कैपिटल टेरिटरी है जिसको हम इस्लामाबाद कहते हैं। फिर उसके बाद फाटा के एरियाज हैं जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेट, फेडरल उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, ट्राइबल एरियाज, कबायली इलाके। ये कबायली इलाके अब तो ये जम हो गए हैं केपीके में, लेकिन पहले इनको फेडरल ही एडमिनिस्ट्रेट करता था। उसके बाद कुछ शुमाली इलाके ऐसे हैं जिनको फेडरल एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है आजाद कश्मीर के इलाके। उनका वजीर आजम अपना है, उनका सदर अपना है, बट पाकिस्तान इज लुकिंग आफ्टर दैट रीजन। देन इज द पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिस्टम के पिलर्स कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था कि पिलर्स ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक लेजिस्लेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, और जुडिशरी, 3। लेकिन 4th पिलर अगर हम कंसिडर करें तो दैट इज डिफेंस, एंड 5th पिलर इज मीडिया। बट from paper point of view you have to do 3 pillars of the state, 3, but we will consider defense and media as also the pillar। अगर ये क्वेश्चन आए कि 4th pillar of the state कौन सा है, तो आप कहेंगे डिफेंस। 5th
पिलर ऑफ स्टेट अगर पूछे कोई तो कहेंगे मीडिया, बट जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट देयर आर द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, ये क्या होते हैं? जो सियासी बेसिकली प्रेशर क्रिएट करने वाले ग्रुप्स होते हैं। उनमें मिलिट्री का नंबर 1 है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ा रोल प्ले करती है हमारी बेसिकली किसमें, हुकूमतों में, पॉलिटिकल सिस्टम में। और पहले आपको पता है कि कितनी दफा मिलिट्री रूल ने इंक्लूड किया है इनटू डेमोक्रेसी, मार्शल लॉ का नफाज किया गया। उसके बाद उलेमा हैं, लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड स्मॉल मर्चेंट्स, जो सनतकार लोग हैं और छोटे ताजर जो हैं, ये सारे इन्फ्लुएंशियल हैं, इनके पास कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है। देन कम्स द एक्सपोर्ट कमोडिटीज। एक्सपोर्ट कमोडिटीज हम किनको कहते हैं? जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने मुल्क में बना के दूसरे मुल्क को देते हैं और वहां से ज़र मुबादला कमाते हैं। उनमें गारमेंट्स हैं, मतलब कपड़े, बेड लाइनन, कॉटन क्लॉथ, यार्न, राइस, लेदर गुड्स, स्पोर्ट गुड्स, केमिकल्स, कारपेट्स एंड ड्रग्स। सो दीज आर द एक्सपोर्ट कमोडिटीज। लेकिन हम इंपोर्ट कमोडिटीज की अगर बात करें तो दैट इज पेट्रोलियम और इसके प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो रिफाइंड फॉर्म में केरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है, ठीक है, और बाकी काफी ऑयल्स निकलते हैं आफ्टर रिफाइनरी, तो दैट आर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मशीनरी, प्लास्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स क्या होते हैं? खाने वाले तेल। पेपर एंड पेपर बोर्ड, आयरन एंड स्टील, टी। तो ये वो चीजें हैं जो हम बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क में ले आते हैं। दीज आर कॉल्ड द इंपोर्ट कमोडिटीज। उसके बाद अगर हम करेंसी कोड के बारे में बात करें तो दैट इज पीकेआर, पाकिस्तानी रूपी। हम उसको क्या कहते हैं? पाकिस्तानी रूपी। और अगर इंटरनेट कंट्री कोड हम देखें तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई साइट को सर्च करते हैं तो वी राइट www आगे साइट का नेम एंड दैट आगे .com.pk कि मैं पाकिस्तान से इस वेब को सर्च कर रहा हूं। इट्स मीन दैट। उसके बाद टीवी स्टेशन कितने? टेलीविजन स्टेशन जिनको हम कहते हैं, दैट आर 35। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कितने हैं? दैट आर 12। और टोटल एयरपोर्ट्स दैट इंक्लूड्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड नेशनल एयरपोर्ट्स ये हैं 62, 62। सो सी पोर्ट्स, साहिल समुंदर के इलाके में सी पोर्ट्स जो हैं वो हैं 5 इन बलूचिस्तान, 3 इन द सिंध। ये आपको पता होने चाहिए। ड्राई पोर्ट्स कितने हैं? दैट आर 12। आपको मैंने पहले भी कोस्ट लाइन के बारे में बताया है, आपको कोस्ट लाइन मस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद सी पोर्ट्स के बारे में, ड्राई पोर्ट्स के बारे में ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। उसके बाद रेलवे स्टेशन जो है कितने हैं? 1184 रेलवे स्टेशन आर इन द पाकिस्तान, 1184। उसके बाद एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि 57% ऑफ पाकिस्तान टोटल लैंड एरिया जो है वो अंडर कल्टीवेशन है। और उसको कौन वाटर कर रहा है? हमारा इरिगेशन सिस्टम वाटर कर रहा है, ठीक है। हमारा इरिगेशन सिस्टम जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसिडर किया जाता है कि दुनिया का जो बड़ा इरिगेशन सिस्टम है उसमें पाकिस्तान का भी एक बड़ा इरिगेशन सिस्टम। अब उसके बाद हम कौन कौन सी क्रॉप्स लेते हैं उसमें आ जाते हैं, कॉटन आ जाता है, वीट, राइस, शुगर केन, कॉर्न, पल्सेस, ऑयल सीड्स, बार्ले, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये है बेसिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हम उगा रहे हैं अपनी ज़राअत, ठीक है, अपने एग्रीकल्चर से हम जो चीजें ले रहे हैं। तो आपको जो बेसिक पता होनी चाहिए कि 57% ऑफ पाकिस्तान टोटल लैंड एरिया इज अंडर कल्टीवेशन, जो हम ग्रो कर रहे हैं जिसमें। देन इज द फिशिंग इन पाकिस्तान। आपको पता है कि कोस्ट लाइन कितनी है? 1046 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान
के पास एक फिशिंग का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि हम माहीगीरी जो है बड़ी इजीली कर सकते हैं समुंदर से, दरियाओं से। Fishery and fishing industry play important role in the national economy of Pakistan with a coastline of about 1046 km. Pakistan has enough fishery resources that remain to be fully developed. It is also a major source of export earning. तो इसको हम फिशेस को एक्सपोर्ट करके भी ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं, इजीली कमा सकते हैं। Then comes the forestry in Pakistan. तो 4% ऑफ लैंड जो है पाकिस्तान की वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से कवर्ड है। और फॉरेस्ट हमारे लिए किस चीजों का सोर्स है? फूड का सोर्स है, ठीक है। वुड का अपने डोमेस्टिक यूज के लिए हम वुड लेते हैं, पेपर प्रोड्यूस करते हैं किससे? वुड से। फ्यूल वुड है। रबर प्रोड्यूस करते हैं हम किससे? वुड से। मेडिसिन को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जड़ी बूटियों से। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ये रोल प्ले करते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है? जंगली हयात जो है, जो जंगलों में रहते हैं पॉपुलेशन, उनकी कंजर्वेशन और टूरिज्म, सेहत को फरोग देता है फॉरेस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने % ऑफ लैंड इन पाकिस्तान जो है वो फॉरेस्ट में है। सॉरी। उसके बाद माइनिंग। द सॉल्ट इन द पोटोआर प्लेट्यू हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ रॉक सॉल्ट। तो पाकिस्तान के पास नमक की कानें काफी है, जो बेसिकली जिसकी वजह से आपको पता है कि नमक हमारे मुल्क में बड़ा सस्ता है, बिकॉज वी हैव द लार्ज रिजर्व ऑफ सॉल्ट। पाकिस्तान हैज एक्सटेंसिव मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द फेयरली साइजेबल रिजर्व्स ऑफ जिप्सम, लाइमस्टोन, क्रोमाइट्स, आयरन ओर, रॉक सॉल्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स, मार्बल्स, टाइल्स, कॉपर, सल्फर, फायर क्ले, सिलिका सैंड। तो पाकिस्तान के पास मिनरल रिसोर्सेज की बड़ी एक्सटेंसिव जो है मिकदार मौजूद है। और उनमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं मैंने आपको बोल के बताई कि जिप्सम के रिजर्व्स हैं, लाइमस्टोन जिसको हम CaCO3 कहते हैं, क्रोमाइट्स तांबा है, आयरन के हैं, रॉक सॉल्ट है, सिल्वर है, गोल्ड है, सोना जिसको हम कहते हैं, बड़े कीमती पत्थर, जेम्स, मार्बल है, टाइल्स। तो ये सारी चीजें जो हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, इनके रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास नेचुरली मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए थे। पाकिस्तान इज द party to several international agreements related to environment and climate, the most prominent among. पाकिस्तान ने अपने माहौलियात के लिए, अपने माहौल के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए थे ताकि पाकिस्तान के माहौल को, जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसको बेहतर रखा जा सके। एक है स्पेसिफिक रीजन्स एंड सीज, लॉ ऑफ सीज शिप पॉल्यूशन, कि जो शिप्स के जरिए पॉल्यूशन होती है, जो शिप्स से ऑयल जो है वो सीप आउट होता है इन द सी, तो उसको रोकने के लिए कुछ लॉ, सी के लॉ जो हैं उनको बनाया गया। उसके बाद एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए भी बेसिकली एग्रीमेंट्स हुए कि हम ये काम करेंगे और इन चीजों में हमें इंटरनेशनल हेल्प की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि जो पॉपुलेशन पाकिस्तान में रह रही है उसमें सिर्फ कंपोनेंट एनिमल्स के हैं, बाकी जितने एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी बेसिकली कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए होता क्या था, डेजर्टिफिकेशन हो रही थी। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज ज्यादा होते जा रहे थे। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं? जो खत्म होने वाले होते हैं, जो क्या होते हैं कि जिनकी मिकदार पाकिस्तान में कम रह जाती है, इनकी क्वांटिटी पाकिस्तान में कम रह जाती है या किसी भी एरिया में, उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, इन्वायरमेंट हमारा काफी ज्यादा स्पाइल हो चुका था, उसकी मॉडिफिकेशन करना। मेरीन लाइफ कंजर्वेशन, मेरीन लाइफ कंजर्वेशन क्या होती है? जो ऑर्गेनिजम्स इधर रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको मेरीन लाइफ कहते हैं। उनकी कंजर्वेशन के लिए बेसिक कुछ एग्रीमेंट्स हुए। उसके बाद वेस्ट, डेंजरस वेस्ट होता है, उसको कहा गया कि डेंजरस वेस्ट को लेस डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर सीप आउट करना है। एंड देन इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंध ताज का मुआहदा हुआ था, आपको पता होगा 1960 में, मैंने शायद आपको पिछले लेक्चर्स में बताया
इसमें 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए, 3 दरिया किसके पास गए, इंडिया के पास गए। और उसके बाद आज के लेक्चर की हम टोटल अगर समरी देखें तो आपको लैंड बाउंड्रीज का मस्त पता होना चाहिए, उसके अलावा कोस्ट लाइन पाकिस्तान का कोस्ट लाइन कितना, बार बार कह रहा हूँ 1046 किलोमीटर। क्लाइमेट क्या है, मोस्ट हॉट एंड ड्राई, नेचुरल रिसोर्सेज और करंट एनवायरमेंटल इश्यूज, इनके बारे में आज हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद जो नेचुरल हैजर्ड्स हैं, एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं, गवर्नमेंट हमारी किस फॉर्म की है, इंपोर्ट कमोडिटीज कौन सी हैं, टीवी एंड रेडियो स्टेशन, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ये चीजें आज हमने अपने लेक्चर में कवर की हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन कंक्लूजन अगर हम देखें तो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान इज अ प्रोफाउंड ब्लेंड ऑफ लैंडस्केप्स वेरिंग फ्रॉम प्लेन्स टू डेजर्ट्स, कि इनमें बेसिकली क्या है, प्लेन लैंड्स भी काफी हैं और डेजर्ट्स भी काफी हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, हिल्स किनको कहते हैं, पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, प्लेट्यूज हैं, ranging from the coastal area of Arabian Sea in the south to the mountains of Karakoram in the north। ये साउथ की जानब अरेबियन सी मौजूद है और उसके बाद नॉर्थ की जानब कराक्रम रेंज पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा सिलसिला मौजूद है। That was our today's lecture. If you have any question, you may ask.